तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। तो दोस्तों, मेरा नाम आकाश और मेरे प्यारे विद्यार्थी, वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो से देख के ही आप चाहेंगे तो पास हो जाएंगे। क्योंकि आप लोगों को 24 मार्च को पेपर हिंदी का बहुत अच्छे से तैयारी में करा रहा हूं और ये वीडियो ग्रामर पे, हिंदी व्याकरण के ग्रामर पे 25 नंबर पूरा अभी मैं जस्ट 25 नंबर तैयार कराऊंगा। अगर जो बंदा पास होना चाहता है ना कि सिर्फ मैं पास हो जाऊँ, तो मेरा सिर्फ ये वीडियो देखकर ही पास हो सकता है। क्योंकि 25 नंबर यहाँ से क्लियर हो जाएगा, 30 नंबर स्कूल से, 65 नंबर तो इसको ऐसे ही मिलने वाले हैं, 55 नंबर, ठीक है, और आराम से पास हो जाएगा सिर्फ ग्रामर व्याकरण से। और क्या आपका जीवन परिचय नहीं लिख सकता, वो आपका निबंध नहीं लिख सकता है, मुक्तिदूत नहीं लिख सकता है, गद्यांश पद्यांश नहीं कर सकता है, तो वहाँ से भी 10-15 नंबर मिल जाएगा। तो आराम से वो बंदा 70 नंबर ला के अच्छा स्कोर कर पाएगा। लेकिन भाई आप लोग तो हैं टैलेंट, अब मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को 90% आना है, इसलिए सब कुछ आपको तैयार करके चलना है। तो इसमें मैं 25 नंबर पक्का कराने वाला हूँ। वो भी देखिए क्या क्या मैं क्वेश्चन कराने वाला हूँ, पूरा मॉडल पेपर के साथ में दिखाऊंगा। देखिए सबसे पहले मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ ये चीज़ें। पहले हम लोग इस वीडियो में तुरंत देखेंगे कि संस्कृत का जो संदर्भ आता है, आपका गद्यांश और पद्यांश आता है, उसका हिंदी में अनुवाद करना होता है, ठीक है, उसको देखेंगे, जहाँ की 4 नंबर आपको तैयार हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे क्या क्या पोर्शन में बात करने वाले हैं, उसको देख लीजिए पहले एक बार एक नज़र। इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं कि अपनी पाठ्य पुस्तक कंठस्थ किया हुआ एक श्लोक देखेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे संस्कृत के प्रश्न उत्तर देखेंगे, मैं सब कुछ डिस्कस करूंगा, ठीक है। इसके बाद हम देखने वाले हैं करुण रस तथा हास्य रस की परिभाषा, उपमा अलंकार तथा रूपक अलंकार, फिर सोरठा तथा रोला भी जस्ट देखेंगे हम लोग, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, उपसर्ग देखने वाले हैं, महत्वपूर्ण उपसर्ग, जो कि 3 नंबर के लिए प्रश्न आता है। इसके बाद हम अभी जस्ट आपको बताएंगे प्रत्यय, जो कि आपको 2 नंबर के लिए आता है। फिर हम बताएंगे आप लोगों को समास विग्रह, जो कि कितने नंबर के लिए आता है, 2 नंबर के लिए आता है। इसके बाद जस्ट मैं तुरंत आपको बताऊंगा तत्सम रूप, जो कि कितने नंबर के लिए आता है, 2 नंबर के आता है। इसके बाद 2 परिवाचित शब्द आपको मैं बताऊंगा, जो कि 2 नंबर का आता है, ठीक है। तो इतना सारा पोर्शन मैं आपको वीडियो में कवर करने वाला हूं। मतलब टोटल कितना नंबर हो गया, 25 नंबर, टोटल 25 नंबर क्लियर करने वाले हैं। सबसे पहले मैं क्लियर करूंगा संस्कृत का गद्यांश और पद्यांश को, पहले उसको देख लीजिए। जैसे जैसे मैं बताऊं सिस्टम से उसी तरह चलूंगा और आप लोगों का 25 नंबर आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। और 24 मार्च को पूछिए मत, जाके आप एग्जाम में तहलका मचा के आएंगे, ठीक है, मेरा वादा है। तो चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए। 1000 लाइक हमने इस वीडियो पर रखा है, कितना, 1000 लाइक हमने रखा है। आई होप इसको जरूर से आप पूरा कराएंगे। चलिए सबसे पहले हम लोग संस्कृत के गद्यांश देखते हैं और पद्यांश महत्वपूर्ण। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये संस्कृत के गद्यांश एवं पद्यांश है और ये एक गद्यांश आपको याद करके जाना, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। गद्यांश है क्या है कि वाराणसी सुविख्यात प्राचीन नगरी इयम विमल सलिल रणा गड्यायम कुलम स्थिता अस्या घटनायम वल्याकृतीय पडिक्त ध्वलायम चंद्रिकायम बहुराजिते अगणिता पर्यटका सुदूरभ्यम देशेभ्यम नित्यम अत्र आयान्ति अस्या घटनायम च शोभा विलोक्य इयम बहु प्रशंसन्ति, ठीक है। ये महत्वपूर्ण आपका गद्यांश, इसको नोट कर लीजिए और किसी कीमत पे याद कर लीजिए। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, यह बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, ठीक है, इस बार भी आएगा। तो देखिए संदर्भ इसका कैसे लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी नामक पाठ से क्या है, उद्धृत है। किस नामक पाठ से, वाराणसी नामक पाठ से क्या है, उद्धृत है। इतना आपको किस में लिख देना है, संदर्भ में लिख देना है। संदर्भ के बाद नीचे प्रसंग में आपको हेडिंग डाल के लिखना है कि इस गद्यांश में वाराणसी की ऐतिहासिकता तथा अवस्थिति के विषय में बताया गया है। इस गद्यांश में वाराणसी की ऐतिहासिकता तथा अवस्थिति के विषय में बताया गया है, यह तो प्रसंग में लिखना है। इसके बाद अनुवाद करना है। इसका अनुवाद कैसे होगा, तो अनुवाद बहुत ही ज़्यादा सिंपल तरीके से आप करेंगे, प्यारे शब्दों में वाराणसी का, कि वाराणसी बहुत प्राचीन, मतलब बहुत ही प्रसिद्ध प्राचीन नगरी है। यह स्वच्छ जल की तिरंगों से युक्त गंगा के किनारे स्थित है। इसके घाटों के घुमावदार पंक्ति श्वेत चांदनी में बहुत सुंदर लगती है और असंख्य यात्री भ्रमण करने के लिए दूर देशों से प्रतिदिन यहाँ आते हैं। इसके घाटों की शोभा देखकर इसकी क्या करना, प्रशंसा करते हैं। इसकी घाटों की शोभा देखकर इसकी प्रशंसा करते हैं जो लोग बहुत दूर से आते हैं इसको देखने के लिए। तो ठीक है, तो बस इतना आपको अनुवाद लिख देना है। देखिए बहुत ही कम शब्दों में 4 नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको जरूर से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये तो आपका गद्यांश था, लेकिन पद्यांश भी पूछता है। तो गद्यांश पद्यांश दोनों में अथवा करके देता है, आप या तो गद्यांश कीजिए या तो पद्यांश करना होता है। पद्यांश जो कि आपको याद करके कौन जाना है इस वीडियो से, ये वाला कि बंधम मरण वापी जयो वापी पराजय उभयत्र समो वीरभाव ही वीरता। वेरी वेरी मोस्ट ये पद्यांश आपको है जो कि तैयार करके जाना है। संदर्भ लिखना है, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत गद्यखंड के वीर वीरण पूज्यते पाठ से आवृत्त है। और इस प्रसंग आपको लिखना है कि इसमें सिकंदर और
पुरुराज के संवादों द्वारा वीरता को परिभाषित किया गया है। और अनुवाद लिखेंगे इसका कि बंधन हो अथवा मरण हो, जीत हो या हार हो, दोनों ही अवस्थाओं में वीर समान रहता है और वीर भाव को ही वीरता कहते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका यह पद्यांश था और आई होप आपको यह पद्यांश अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कोई भी डाउट आपको नहीं होगा। तो यहाँ से भी 4 नंबर आपका क्लियर हो गया। अब हम देखने वाले हैं श्लोक। क्या देखेंगे? श्लोक, जो कि आप लोगों को 2 नंबर दिलाएगा। श्लोक में लिख के लेकर आया हूँ 2 छोटा छोटा बहुत प्यारा सा, उसको नोट कीजिए ताकि आप लोगों का श्लोक क्लियर हो पाए, 2 नंबर क्लियर हो पाए। चलिए देखिए श्लोक यही 2 आपको याद करके जाना है। बहुत ही सिंपल में लिखा हूँ, बहुत ही ज़्यादा छोटा छोटा भी है, आराम से चाहेंगे तो इसको याद कर लेंगे। क्या कि बंधम मरण वापी जय वादी पराजया उभयत्र सम वीर विर्भाव ही वीरता। या तो ये याद कर लीजिए, सवे भवन्तु सुखिनः सवे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। ठीक है, ये आपका श्लोक है। तो 2 श्लोक हमने देखिए कितना सिंपल वर्ड में लिखा है और इसे आप नोट करके इसको जरूर से याद कर लीजिए। ठीक है, आई होप आपको ये वाला क्लियर हो गया होगा। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चलिए अब हम देखने वाले हैं कि संस्कृत के कुछ प्रश्न उत्तर देखने वाले हैं जो कि 2 नंबर आपको दिलाएगा। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखिए चलिए संस्कृत के हम लोग कुछ प्रश्न उत्तर देखने वाले हैं जो कि स्लिप में आपको देखने को मिलेगा कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। पहला जो है वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, वाराणसी नगरी कस्याम कुलम स्थिता। तो आंसर लिखेंगे उत्तर की वाराणसी नगरी गठ्याम कुलम स्थिता अस्ति। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट आप लोगों का है। फिर वाराणसी कस्याम भाषायाम केंद्रम अस्ति। तो आंसर लिखेंगे वाराणसी भारतीय संस्कृते असंस्कृत भाषाया केंद्रम अस्ति। ठीक है, इसके बाद तीसरा प्रश्न देखिए, वाराणसी नगरी केशम षड्मस्तली अस्ति। तो उत्तर लिखेंगे कि वाराणसी नगरी विविध धर्माणा षड्मस्तली अस्ति। ठीक है, इसके बाद वाराणसी नगरी किमर्थ प्रसिद्धा। तो वाराणसी विदनामम शिल्पाना कलांचन च कृत प्रसिद्धा अस्ति। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट आप लोगों का है। यहाँ से ये प्रश्न तो वाराणसी वाला याद करके ही आपको जाना है, किसी कीमत पे जाना है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट यह है, जरूर से इसको क्या कीजिएगा, याद कर लीजिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। इसके बाद आगे जो प्रश्न उत्तर है कि वीरन केन पूजते, तो वीरा वीरण पूजते होगा। ठीक है, इसके बाद अलछेंद्र यवन राजा आसित, अलछेंद्र का आसित होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है, ये वाला आंसर है। देखिए अलछेंद्र का आसित ये क्वेश्चन है, इसका आंसर ये वाला अलछेंद्र यवन राजा आसित में उल्टा लिख दिया हूँ। ठीक है, इसके बाद कि पुरुराजा का आसित, तो पुरुराजा एक भारतीय आसित हो जाएगा, भारतवीर आसित। इसके बाद पुरुराजा केनम स युद्धम अकरोत, तो क्या हो जाएगा पुरुराजा अलछेंद्रण स युद्धम अकरोत। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये आप कुछ संस्कृत के प्रश्न उत्तर थे जो कि आपको 2 नंबर यहाँ से पक्का हो जाएगा। इसमें से 2 प्रश्न करना होगा आप लोगों को और 2 नंबर आप लोगों को क्या हो जाएगा, क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग देखिए ये क्लियर हो गया ना। इसके बाद नंबर लगाएं कि 6 नंबर इसको तैयार कर लिया जाए। करुण रस, हास्य रस, उपमालंकार, रूपक अलंकार, सोरठा और रूला। यहाँ से मैं 6 नंबर आपको पहले क्लियर करा लूँ ताकि 6 नंबर आप लोगों को ठोस बन जाए। सबसे पहले हम देखने वाले हास्य रस और करुण रस है। ठीक है, चलिए इस वाले स्लिप की कोई जरूरत है नहीं, इस वाले स्लिप को हटाते हैं क्योंकि ये वाला स्लिप कंप्लीट हो गया है। अब हास्य रस देखिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हास्य रस करुण रस देखेंगे ताकि 2 नंबर क्लियर हो पाए। हास्य रस में परिभाषा आपको डाल के लिखना है कि हास्य रस का जो अस्थायी भाव हास्य है, किसी व्यक्ति के विकृत रूप, आकार, वेशभूषा आदि को देखकर हृदय में जो विनोद का भाव उत्पन्न होता है वही हास कहलाता है। और यही हास नामक अस्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी भावों से पुष्ट होता है तब हास्य रस की क्या होती है, निष्पत्ति होती है। बस इतना सिंपल आपको परिभाषा में हास्य रस का लिख देना है। ठीक है, इसके बाद उदाहरण बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो उदाहरण में देखिए लिखना है आपको कि बिंद के वासी उदासी तपतवत धारी महाबिनु नारी दुखारे, गौतम पियतरी तुलसी सो कथन सुनी भय मुनिवृंद सुखारे, है शिला सब चंद्रमुखी परसे पद मंजुल कंज तिहारे, किन्हीं भली रघुनाय कजू करुणा करी कानन पंगु धारे। ये आपका उदाहरण में जरूर आपको लिख देना। उदाहरण के बाद आपको स्पष्टीकरण लिखना होता है। ठीक है, अस्थायी भाव इसमें हास्य हंसी है। दूसरा है विवाह, विवाह में 2 पॉइंट होता है, एक आलंबन होता है, एक आश्रय। तो आलंबन में क्या है, विंद के वासी तपस्वी, और आश्रय में आपको पाठक हो जाता है। ख है उद्दीपन, उद्दीपन में लिखना है अहिल्या की कथा सुनना, राम के आगमन पर प्रसन्न होना, स्तुति करना, ये उद्दीपन कहलाता है। अनुभाव, तीसरा अनुभाव यहाँ पे है हंसने का अनुभव है। चौथा संचारी भाव है जो कि स्मृति, चपलता और उत्सुकता आदि है।
ठीक है। और ये जो आप इसका उदाहरण लिखे हैं, जस्ट उदाहरण के नीचे ये वाला छोटा पॉइंट पहले लिख लेना आपको, कि जैसे विंध्याचल पर्वत पर रहने वाले जो तपस्वी मुनियों की इस सोच पर क्या आती है, हमें हंसी आती है कि श्री राम के चरण स्पर्श से यहाँ की सभी शिलाएं क्या होती हैं, अब चंद्रमुखी नारियां बन जाएंगी। तो वो जो उदाहरण लिखेंगे आप, उदाहरण के नीचे जस्ट इसको लिख कर तब जाके आप लोग स्पष्टीकरण लिखिएगा, ठीक है। सब कुछ बताते चल रहा हूँ अच्छे तरीके से, और जो मैं बता रहा हूँ उसी प्रकार आप लोगों को नोट करना है। तो ये तो आपका हाथ से रस रहा ना। इसी तरह सिंपल आपका करुण रस है, इससे छोटा तो आपका करुण रस है। क्या है करुण रस, उसको देख लीजिए, बहुत ही ज्यादा छोटा है करुण रस। परिभाषा लिखिए ब्लैक पेन से, कि करुण रस का जो अस्थाई भाव है वो शोक है, और शोक नामक अस्थाई भाव जब विभाव और अनुभाव और संचारी भावों से संयोग करता है तब किसका, करुण रस की निष्पत्ति होती है, ठीक है। तो आपका परिभाषा रहा। इसके बाद आपका उदाहरण, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। उदाहरण क्या है, तो उदाहरण लिखेंगे कि मणि खोए भुजंग सी जननी, फंसा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। देखिए कितना सिंपल उदाहरण में आप लोग को बताया। इसमें भी आपको स्पष्टीकरण में वही चीज होगा जो सेम होगा। जैसे अस्थाई भाव, तो अस्थाई भाव इसमें लेकिन शोक है, उसमें हंसी था, इसमें शोक है। विवाह दूसरा का, विवाह में आलंबन आश्रय, आलंबन इसमें श्रवण है और आश्रय यहाँ पे पाठक हो जाता है। खय उद्दीपन, उद्दीपन में है दशरथ की उपस्थिति, और अनुभव में है सिर पटकना या प्रलाप करना आदि, ये अनुभव है। फिर लास्ट है संचारी भाव जो कि स्मृति विषाद आदि। और जो आप लोग उदाहरण लिखे हैं, यहाँ पर उदाहरण लिखने के जस्ट नीचे आपको ये चीज लिखना पड़ेगा छोटा सा, कि श्रवण कुमार की मृत्यु पर उनकी माता के विलाप का यह उदाहरण करुष का उत्कृष्ट उदाहरण है, ठीक है। इसके बाद आप लोगों को स्पष्टीकरण लिख लीजिएगा, ठीक है ना। आप लोगों को बताया कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए देखिए यहाँ पे आप लोगों का हास्य रस और करुण रस से दोनों क्या हो गया कंप्लीट। आप उपमा अलंकार और रूपक अलंकार देखने वाले हैं, ठीक है, जो कि 2 नंबर आपको दिखाएगा। अलंकार, अलंकार से कितने नंबर आपको, 2 नंबर फिक्स हो जाएगा। तो इसलिए भी कोई दिक्कत नहीं, इसको हटाऊं मैं आप लोगों को सामने से। चलिए इसको हटा देता हूँ। अब यहाँ पे आ गया अलंकार। अलंकार में पहला आपका है उपमा अलंकार, ठीक है। तो अलंकार में उपमा अलंकार है, परिभाषा या लक्षण इसका हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे कि जहाँ किसी वस्तु या व्यक्ति को किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति से समान गुण धर्म के आधार पर तुलना की जाए या समानता बताई जाए, वहाँ उपमा अलंकार होता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। और परिभाषा लक्षण आपको डाल लेना है यहाँ तक। और इसका तो एग्जाम्पल बहुत ही ज़्यादा सिंपल है कि राधा के चरण गुलाब के समान कोमल है। देखिए राधा के चरण का जो आप लोगों को तुलना गुलाब के समान किया जा रहा है, तो वही तो लिखवाया हूँ कि जहाँ किसी वस्तु या व्यक्ति को किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति से समान गुण धर्म के आधार पर क्या किया जाए, तुलना की जाए, समानता बताई जाए, वहाँ हम क्या कहते हैं, उपमा अलंकार होता है। जैसे राधा के चरण गुलाब के समान समान कोमल है, तो यहाँ जैसे राधा के चरण की तुलना या समानता गुलाब से दिखाई गई है, इसलिए यहाँ कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार है। और यहाँ पे स्पष्टीकरण में उपमेय आपको डालना है। उपमेय यहाँ पे राधा के चरण है, उपमान में गुलाब है, और तीसरा वाचक, वाचक में समान और साधारण धर्म में कोमल को दर्शाता है। बस यहाँ पे आप लोगों का जो उपमा अलंकार है क्लियर हो गया, ठीक है। इसके बाद इससे छोटा तो आप लोगों का रूपक अलंकार है, बहुत ही ज्यादा छोटा है। क्या है रूपक अलंकार, परिभाषा या लक्षण हेडिंग डालना है, लिखना है कि जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप किया जाता है, अर्थात उपमेय और उपमान में अभिन्नता प्रकट की जाए, वहां रूपक अलंकार होता है। कितना सिंपल है। उदाहरण, मुख चंद्र तुम्हारा देख सके, मन सागर मेरा लहराता। स्पष्टीकरण में उपमेय यहाँ पे मुख है और उपमान यहाँ पे चंद्र है, तो ये आपका क्या है, रूपक अलंकार। और उत्प्रेक्षा अलंकार भी देखिए कितना छोटा सा है। उत्प्रेक्षा अलंकार देखिए परिभाषा या लक्षण, कि जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, जहाँ उपमेय में किसका संभावना किया जाए, उपमान की संभावना किया जाए, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और मनु मानो, जनु जानो, मनहु जनहु आदि उत्प्रेक्षा के क्या है, सब वाचक शब्द हैं। ये सब बीच बीच में आएंगे तब समझ जाइएगा कि उत्प्रेक्षा अलंकार है। जैसे उदाहरण में देखिए, सोअत ओढ़े पीतू पटु, श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि सेल पर, आतपु पर्यो प्रभात। ये उदाहरण है। इसमें भी आपका स्पष्टीकरण आएगा। स्पष्टी में आपका उपमेय यहाँ पे जो है, यहाँ पीला वस्त्र धारण किए हुए कृष्ण के श्याम शरीर, ये उपमेय है। और उपमान क्या है कि प्रातःकालीन धूप में शोभित नील मणि शैल, यहाँ पे क्या है, उपमान है। यहाँ पे अलंकार का भी पोर्शन अच्छे तरीके से हमने क्लियर कर लिया। और देखिए अलंकार यहाँ पे क्लियर हो गया, 2 नंबर यहाँ से फिक्स। अब सोरठा तथा रोला देख लेते हैं। सोरठा तथा रोला देख लेंगे और यहाँ से भी आप लोगों का 2 नंबर क्या हो जाएगा, बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। चलिए अब सोरठा और रोला देख लेते हैं। इस वाले स्लिप को हटाऊं मैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। चलिए हटाइए। छंद, छंद में आपका रोला, पहला क्या है, रोला। और इसमें भी परिभाषा और लक्षण आपको हेडिंग डाल लेना है। और परिभाषा और लक्षण हेडिंग डालने के बाद लिखना है इसमें कि यह 4 पंक्तियों वाला एक सम्मात्रिक छंद है और इसमें 8 चरण होते हैं। और इसके लिए इसके प्रत्येक चरण में कितने 11 और 13 के विराम यति से 24 मात्राएं होती हैं।
ठीक है, क्या कहलाता है? रोला। उदाहरण में देख सकते हैं, उदाहरण जल्दी से नोट कीजिए आप लोग। उदाहरण है, जीती जाती हुई जिन्होंने भारत बाजी, निज बल से बल मेट विधर्मी मुगल कुराजी, जिनके आगे ठहर सके जंगी न जहाजी, यह है वही प्रसिद्ध छत्रपति भूप शिवाजी। देखिए कह रहा है इसमें कि ये जो आपको लघु या गुरु को दर्शाता है। कह रहा है कि प्रत्येक चरण में 11 और 13 के विराम यति 24 मात्राएं होता है। देख लीजिए 2 1 3 3 2 5 2 7 2 9 2 11, इसमें 11 इसमें 13 होगा। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 1 13, इसमें 11 इसमें 13, इसमें 11 इसमें 13, इसमें 11 इसमें 13। वही कह रहा है ना कि प्रत्येक 8 चरण होते हैं और इसके प्रत्येक चरण में 11 और 13 के विराम से 24 मात्राएं होती हैं, तो उसी को हम बोलते हैं क्या? रोला। क्लियर। सोरठा भी देख लेते हैं, कितना ज्यादा सिंपल है सोरठा। सोरठा में आपको परिभाषा या लक्षण डालना, हेडिंग लिखना है कि सोरठा अर्ध सम्मात्रिक छंद होता है। सोरठा जो है वो अर्ध सम्मात्रिक छंद है और इसमें 4 चरण होते हैं। किसमें? इसमें 4 चरण होते हैं और इसके प्रथम एवं तृतीय चरण में 11 मात्राएं तथा द्वितीय एवं चतुर्थ चरण में कितने? 13 मात्राएं होती हैं और पहले और तीसरे चरण के अंत में गुरु और लघु आते हैं और कहीं कहीं तुक भी मिलता है और यह दोहे का क्या होता है? उल्टा होता है। ठीक है। कह रहा है कि पहले एवं तीसरे चरण में 11 मात्राएं और द्वितीय और चतुर्थ चरण में 13 मात्राएं होती हैं और पहले और तीसरे चरण के अंत में गुरु और लघु आते हैं। ठीक है, ये कह रहा है। तो चलिए इसका एग्जाम्पल देखेंगे तब आपको क्लियर हो पाएगा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे है कि जेहि सुमिरत सीधी हुई, गुणनायक करिवर बदन, करहु अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। देखिए पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं होंगे। पहले और तीसरे चरण में 11 देखिए पहला चरण है, इसमें 11 है। देखिए 2 1 3 3 2 5 5 2 7 2 9 9 2 11 हो गया ना। तीसरे चरण में भी 11 होगा। क्या इतना है? 2 1 3 3 2 5 2 7 1 8 8 3 11 है कि नहीं? और दूसरे और चौथे में 13 देख लीजिए। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 10 3 13 और 2 2 4 2 6 2 8 2 10 3 13। बिल्कुल सही है कि नहीं? बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए तो यहाँ तक आपने देखा कि हमने आप लोगों को सोरठा भी बता दिया अच्छे तरीके से। ठीक है, यहाँ से भी सोरठा और रोला क्लियर हो गया। अब हम देखने वाले महत्वपूर्ण उपसर्ग के बारे में। महत्वपूर्ण उपसर्ग जो कि आपको 3 नंबर दिलाएगा, जो मैं उपसर्ग बताऊंगा बस उतना ही आपको तैयार करके जाना है। 3 नंबर ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए उपसर्ग जो कि 3 नंबर के लिए आता है, इतना ही उपसर्ग आपको तैयार करके जाना है। ठीक है, इतना उपसर्ग आपको किसी कीमत पे तैयार करके जाना है। पहला है अ और अन का। अ और अन का क्या होता है? अज्ञान, अकाल, अमूल्य, अनमोल, अनपढ़ और अनजान। ठीक है, और सु का याद करके जाना। सु का जो उपसर्ग होता है सुहाग, सुजान, सुपुत्री होता है। इसके बाद अधि का याद करके जाना है। अधि का अधिनायक, अधिराज, अधिकार। फिर इसके बाद अप का अपहरण, अपराध, अपकार। फिर पांचवा परिवार, परिजन, परिवर्तन। इसके बाद छठवां उप का उपनाम, उपकार और उपहार। ठीक है, इतना मोस्ट इंपोर्टेंट आपको उपसर्ग इतना तो याद होना ही चाहिए किसी कीमत पे। कम से कम याद हो तो इतना याद होना ही चाहिए। तो जैसे कि देख पा रहे हैं 3 नंबर यहाँ पे भी हमने क्लियर करा दिया आप लोगों को। उपसर्ग क्या? उपसर्ग हमने आप लोगों को क्लियर करा दिया। अब हम देखने वाले प्रत्यय जो कि 2 नंबर का दिलाएगा प्रत्यय। और कौन सा महत्वपूर्ण प्रत्यय आपको याद करके जाना है ये भी मैं बता रहा हूँ आप लोग। देखिए प्रत्यय जो कि 2 नंबर के लिए पूछा जाता है। क्या है? पहला आई का चतुराई, चौड़ाई, लंबाई, सिलाई। इसके बाद दूसरा त्व का याद करके जाना। त्व का लघुत्व, महत्व, कवित्व। ठीक है, यह सब प्रत्यय है। ता का क्या हो जाएगा? सुंदरता, मधुरता, महानता। फिर चौथा आहट या हट का घबराहट, जमजहाट, आहट, सरसराहट हो सकता है। आवट या वट का क्या होता है? प्रत्यय सजावट, लिखावट, गिरावट। आनी का देवरानी, नौकरानी, जेठानी। पन का बचपन, लड़कपन, भोलापन। यह महत्वपूर्ण आप लोगों का क्या है? प्रत्यय। यह भी क्लियर हो गया ना। यहाँ से भी 2 नंबर आपका क्लियर हो गया। तो देखिए प्रत्यय भी हमने क्लियर करा दिया। अब समास पे आइए। समास 2 नंबर का 2022 फुट एग्जाम में 2 ही समास पढ़ना है, द्विगु और द्वंद्व समास पढ़ना है और 2 नंबर आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब समास देखते हैं। देखिए इस समास 2 ही आपको याद करके जाना है, एक द्विगु समास, एक द्वंद्व समास। द्विगु समास में देखिए, द्विगु समास में आपका यहाँ पे कौन सा द्विगु समास है उसको देखेंगे और कौन सा आपका द्वंद्व समास है। तो द्विगु समास में आप लोगों को समास जो कि महत्वपूर्ण याद करके जाना है। पहला त्रिनेत्र का, ये आपका द्विगु समास होता है। त्रिनेत्र मतलब तीनों नेत्रों का समूह। ठीक है, और त्रिलोक तीनों लोकों का समूह। चौराहा 4 राहों या रास्तों का समाहार। और चौथा नवरत्न का हो जाएगा 9 रत्नों का समूह। और 5वां त्रिभुवन जो कि 3 भवनों का समूह होता है। ये 5 तो आपको किसी कीमत पे द्विगु समास याद होना ही चाहिए। ठीक है, ये द्विगु समास है। द्वंद्व समास में आप लोगों का यह इस तरह कॉमा लगा के आप लोगों का
देगा, ठीक है, इस तरह। और इसको आप और या तथा से शब्दों से आप इसका विग्रह कर सकते हैं, जैसे देश विदेश, इसको लिखेंगे देश और विदेश। खरा खोटा, खरा और खोटा इसका हो जाएगा। फिर तीसरा इसका माता पिता, ये हो जाएगा माता और पिता। फिर चौथा है रात दिन, इसका हो जाएगा रात और दिन। फिर आपका पाप पुण्य, तो पाप और क्या हो जाएगा, पुण्य हो जाएगा। तो यही 2 समास आपको याद करके जाना। इतना पॉइंट तो आपको याद होना ही चाहिए किसी कीमत पे, ठीक है, इतना पॉइंट आपको याद होना चाहिए। चलिए देखिए, हमने आप लोगों को समास भी क्लियर कर दिया। अब हम देखने वाले हैं तत्सम रूप। क्या देखने वाले हैं, तत्सम रूप, जो कि कितना नंबर, 2 नंबर के लिए आता है। तो देखिए कौन सा तत्सम रूप आपको तैयार करके जाना है, ये वाला तत्सम रूप जो कि 2 नंबर के लिए पूछा जाता है। एक साइड तद्भव देगा, एक साइड तत्सम आपको लिखना पड़ेगा। तद्भव में अनजान, अनजान का तत्सम होगा अज्ञान। अंधा का अंध, आंख का अच्छी, अंगूठा का अंगुष्ठ, आग का अग्नि, और आम का आम्र, और आंसू का अछू होता है, और दूध का दुग्ध कहते हैं इसको। मतलब इतना सारा मोस्ट इंपोर्टेंट तो आपको याद होना ही चाहिए। अगर पेपर देने जा रहे हैं तो इतना हाईलाइटेड प्रश्न आपको याद होना ही चाहिए, तभी बेहतर आप अंक ला पाएंगे, अन्यथा नहीं ला पाएंगे, ठीक है, समझ रहे हैं। तो आई होप क्लियर हो गया तत्सम रूप, ठीक है। अब हम देखने वाले तत्सम रूप क्लियर ना। अब 2 नंबर का हम देखने वाले परिवाची शब्द, और परिवाची शब्द को हम तुरंत क्या करेंगे, यहाँ पे क्लियर करेंगे। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, जो परिवाची शब्द आपको याद करके जाना है, देखिए यहाँ से प्रश्न 2 नंबर के लिए बनता है परिवाची शब्द। और जैसे में आकाश है, आकाश का परिवाची शब्द है कि अंबर, आसमान, नभ, गगन। इसी तरह आंख का जो परिभाषित शब्द है लोचन, चक्षु, नेत्र, नयन। आम का जो परिभाषित शब्द है आम्र, रसाल, साकार, अमृत, फल होता है। अग्नि का अनल, पावक, दहन और ज्वाला होता है। इसके बाद कमल का वारिज, अंबुज, जलज, पंकज होता है। इंद्र का देवेंद्र, सुरेंद्र और देवराज होता है। इसी तरह कपड़ा, कपड़ा का आप लोगों का जो हो जाएगा परिभाषित शब्द वस्त्र, वसन, चीर और पट होता है। नदी का सरिता, तरंगिणी, नद होता है। बादल का मेघ, जलद, धराधर होता है। हाथी का दंती, कुंजर और हस्ती और गज होता है। ये आपका महत्वपूर्ण परिभाषित शब्द है, ठीक है। आई होप आपको परिभाषित शब्द क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ से भी 2 नंबर क्लियर। ऐसे करते करते देखिए हम लोगों ने आप लोगों को 25 नंबर हमने तैयार करा दिया। टोटल कितने नंबर, 25 नंबर इस वीडियो का आप लोगों को क्लियर हो गया, ठीक है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही अच्छा स्कोर करके आएंगे। बस हाँ, ये जितना मैं बताया हूँ बस इतना याद करके आप बोर्ड एग्जाम में पहुंच जाइए, बहुत ही अच्छा स्कोर करके आएंगे। और आगे भी आप लोगों को मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देता रहूँगा, बहुत प्रैक्टिस करा के भेजूंगा आप लोगों को, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। मैराथन भी आप लोगों को 70 में 70 करा दूंगा, कुछ बचेगा ही नहीं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए मिलेंगे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।